जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेब असगर। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ यूके टैक्सेशन। मैं जो हूँ वो इस कोर्स में आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँगा और मेरा ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूके यूएस बेस्ड फर्म्स के साथ काम करने का। और आज की क्लास में हम बेसिकली ओवरव्यू एक तो यूके टैक्स सिस्टम का देखेंगे और दूसरा हम क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ रहे होंगे, किस चीज़ का क्या स्कोप है, उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, इसके लिए स्लाइड से पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ पे और मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिख के बताता हूँ। बेसिकली यूके टैक्स में मेन जो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं वैट रिटर्न्स। वैट क्या है, किस किस को पता है यहाँ पे? वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स का किस किस को पता है यहाँ पे? मतलब वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स है, ठीक है। तो जिस तरह पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, यूके में वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। आपने आप सी इंटर के हो, एक पेपर रह गया तो ज़ाहिर है टैक्स तो आपने पढ़ा होगा। टैक्स पढ़ा है तो सेल्स टैक्स भी पढ़ा है। तो जैसे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, यूके में क्या है? वैट रिटर्न्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसकी जो फाइलिंग होती है उसको हम वैट रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और जो प्रोसेस होता है इसके रिटर्न्स बनाने का, फाइलिंग का, वैट रिटर्न फाइलिंग। एक तो हम इस कोर्स में वैट रिटर्न्स फाइलिंग को देख रहे होंगे, ठीक है। वैट रिटर्न फाइलिंग होती है क्वार्टरली, क्वार्टरली बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लेकिन नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस पे हो रही होती है। क्वार्टरली का मतलब ये है कि हर 3 माह बाद, और इसका मतलब ये है कि साल में 4 दफ़ा, ठीक है। लेकिन हर कंपनी के क्वार्टर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब यूके में मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता है कि टैक्स ईयर क्या होता है। यूएस का भी मैं बता रहा था, यूएस में कि यूएस में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर। यूके में क्या होता है? यूके में कंपनी का ईयर बेसिकली ज़्यादातर डिफाइन हो रहा होता है कंपनी जिस मंथ में रजिस्टर होती है उससे, ठीक है। लेट्स से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई मार्च के महीने में, ठीक है। तो उसका जो ईयर है वो मोस्ट प्रोबेबली किधर से स्टार्ट हो रहा होगा? अप्रैल से, और एंड हो रहा होगा मार्च में। यानी कि लेट से अप्रैल 2024 से मार्च 2025, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपनीज का ईयर डिपेंड करता है उनकी इनकॉर्पोरेशन डेट पे, तो फिर तो डिफरेंट कंपनीज जो हमारे पास आएंगी उनके क्वार्टर्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक कंपनी का एनुअल ईयर है जनवरी टू दिसंबर, तो उसके तो क्वार्टर भी इस तरह होंगे। पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे ही है। दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून, फिर तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर, चौथा। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो मैंने कहा कि अगर एक कंपनी अप्रैल टू मार्च से चल रही है तो उसका पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? हम क्वार्टर के नाम किस तरह बोलते हैं? लेट्स से अगर एक कंपनी है जनवरी टू दिसंबर, उसका ईयर है, पहले 3 माह है जनवरी फरवरी मार्च, पहले 3 माह। तो जनवरी फरवरी मार्च पहले 3 माह के क्वार्टर को हम बोलेंगे कि ये कंपनी का मार्च का क्वार्टर, लास्ट मंथ के नेम से हम बुलाते हैं। हाँ, कि कौन सा क्वार्टर है? मार्च क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, तो वैट रिटर्न्स क्वार्टरली प्रिपेयर होती हैं। सेल्स टैक्स का वहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, वहाँ पे वैट अब होती किसके थ्रू है? क्विक बुक्स और ज़ीरो, ये दो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं यूके में। और जो वैट रिटर्न्स हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो भी इन्हीं के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। वैट रिटर्न प्रिपेयर भी यही सॉफ्टवेयर करके देते हैं, सबमिट भी इन्हीं के थ्रू हो जाती हैं, मतलब फाइलिंग भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। तो बेसिकली हम किसी भी क्लाइंट की पहले बुक कीपिंग करते हैं क्विक बुक्स और ज़ीरो के थ्रू,
और बुक कीपिंग में ज़ाहिर है हम साथ साथ वैट को भी जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और जैसे ही उसका क्वार्टर कंप्लीट होता है तो आफ्टर 1 मंथ एंड 7 डेज आप कह सकते हैं। ये टेक्निकली मैंने लाइन गलत लिखी है कि अगर किसी कंपनी का जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर है तो उसकी जो वैट रिटर्न की फाइलिंग डेडलाइन होगी वो अगला महीना छोड़ के उससे अगले महीने की 7वीं तारीख होगी। हाँ, यानी कि अगर जनवरी फरवरी मार्च अगर मार्च क्वार्टर है तो कंपनी ने वैट रिटर्न कब फाइल करनी है? 7 मई डेडलाइन। ठीक है, अगर 7 मई से लेट किया तो पेनल्टी। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही किसी कंपनी का क्वार्टर पूरा होता है तो हमारे पास 1 महीना और 7 दिन तकरीबन होते हैं उसका वैट रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्वार्टर 3 मंथ्स का है जी। ठीक है, तो एक तो हम इस कोर्स में डिटेल से वैट रिटर्न्स को देख रहे होंगे कि वैट रिटर्न्स कैसे प्रिपेयर करनी है यूजिंग क्विक बुक्स एंड ज़ीरो। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल है ना, इसमें अब सिर्फ थ्योरी नहीं मैंने बतानी। थ्योरी अच्छा बहुत आपको पता है, आप किसी भी मुल्क के टैक्स की किताब उठा के देख लें, अगर मैं बुकिश नॉलेज की बात करूं तो उसमें इनकम टैक्स का पोर्शन 80% तक होता है, सेल्स टैक्स का 20% होता है। इनकम टैक्स का पोर्शन इतना मोटा होता है, सेल्स टैक्स का इतना सा होता है। इसी तरह यूके टैक्स ACCA में पढ़ाया जाता है, तो अगर आप ACCA यूके टैक्स की किताब उठा के देख लें तो उसमें वैट का एक ही चैप्टर, ठीक है, और चंद पेजेस में वैट कवर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वो वैट के चंद पेजेस नहीं पढ़ाने इस कोर्स में, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल बताना है कि वैट रिटर्न प्रिपेयर कैसे होता है और फाइल कैसे होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एनी कोर्स इन अ स्पेसिफिक फील्ड, CA ACCA या फिर प्रैक्टिकल स्किल सीखना। अच्छा जी, उसके बाद वैट रिटर्न्स के बाद जो चीज़ हम कवर कर रहे होंगे वो होते हैं एनुअल अकाउंट्स। अच्छा, एनुअल अकाउंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है तो नाम से ही जाहिर हो रहा है। एनुअल अकाउंट्स का अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूँ तो सालाना खाते, यही तर्जमा बनता है ना एग्जैक्ट। तो सालाना मीन्स जैसे ही कंपनी का ईयर एंड होता है तो उसके बाद हमने उसके एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करने। ठीक है, क्यों करना है? चाहे आपको यूके की मार्केट में कोई वर्ड बोले एनुअल अकाउंट्स का या कोई वर्ड बोले कॉरपोरेशन टैक्स का, बात एक ही है। एनुअल अकाउंट्स हम बनाते इसलिए हैं कि पूरे साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया और उस प्रॉफिट पे अब हमने कॉरपोरेशन टैक्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो कॉरपोरेट टैक्स एक वैट मैंने बताया सेल्स टैक्स की जगह होता है यूके में, और दूसरा कॉरपोरेट टैक्स जो हर कंपनी ने वहां पे फाइल करना होता है अपने एनुअल प्रॉफिट्स पे। ठीक है, फिर इसमें कौन सी कंपनी कितना कॉरपोरेट टैक्स पे करेगी ये डिपेंड करता है उसके साइज पर। ठीक है, यूके में माइक्रो एंटिटीज़ होती हैं, स्मॉल कंपनीज भी होती हैं और फिर लार्ज कंपनीज भी होती हैं। तो तीनों पे जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हो सकता है आज भी कवर हो, लेकिन मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके एडवांस लेवल पे जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये दो चीज़ें तो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर आप किसी यूके बेस्ड फर्म में जॉब करने जाते हैं और आपके पास ये दो स्किल्स हैं कि आप वैट रिटर्न प्रिपेयर करना जानते हैं और आप एनुअल अकाउंट्स बनाना जानते हैं, तो आपकी सैलरी अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छा सही है, ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर मैं कोई नई फर्म ज्वाइन करूँगा तो मेरी तो सैलरी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अगर कोई फ्रेशर जाएगा तो फ्रेशर की सैलरी यूके बेस्ड फर्म में स्टार्ट होती है 40 to 50,000 से। ये डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू कैसा देता है और निगोशिएट कैसा करता है। ठीक है, और इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। मतलब ग्रोथ किस तरह ज़्यादा होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान कंपनीज़ में आपके एनुअल इंक्रीमेंट लगते हैं 10% तक। ठीक है,
कि जैसे अगर लेट से अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो साल बाद 55,000 हो जाएगी, ठीक है। उन फर्म्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ग्रोथ ज़रा एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। जैसे मैं अपने एक दोस्त की मिसाल देता हूँ कि उसने 1.5 साल पहले यूके बेस्ड फर्म ज्वाइन की थी। एक दोस्त था, थोड़ा सा परेशान था, उसको मैंने थोड़ा सा सपोर्ट किया, उसकी फर्म में हायरिंग हुई। उसकी स्टार्ट हुई थी 30,000 से मंथली पीकेआर, ठीक है। मैं उन फर्म्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बैक ऑफिसेज यहाँ पाकिस्तान में बनाए हुए हैं और आप फिजिकली वो जॉब, मैं रिमोट जॉब्स की या उस तरह की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उसकी 1.5 साल पहले या 1.25 कह लें, 1.25 साल पहले 30,000 से स्टार्ट हुई थी, आज वो 1 लाख से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ सैलरी में होती है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस कर रही होती है। वो ये नहीं होती कि सालाना 10%, ठीक है, या सालाना 5%। वो देखते हैं लेट से कि एक बंदे ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते हुए उसे कुछ नहीं आता था, ठीक है, उसे कुछ नहीं आता था, सीनियर्स को उसको टाइम लगाना पड़ता था गाइड करने में, ठीक है। और अब उसको फर्म में लेट से 6 माह हो गए हैं और अब वो वैट भी कर लेता है खुद ब खुद बगैर किसी की हेल्प के, वो एनुअल अकाउंट्स भी कर लेता है। तो कंपनीज देखती हैं अच्छा यार इसको बढ़ाओ। तो वहाँ पे इन फर्म्स में क्या होता है, स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम ज़रूर होती है लेकिन ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। और अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ, जैसे किसी स्टूडेंट ने सीए इंटर किया है, किसी स्टूडेंट ने बीकॉम किया है, किसी स्टूडेंट ने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है, बीबीए किया है या एमबीए किया है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए तो ये सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि लोकल फर्म्स में क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे फिर उसमें ग्रोथ भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ है। फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए में स्टक हो जाते हैं, उनके पेपर्स नहीं पास हो रहे होते, ठीक है, परेशान हो जाते हैं कि सीए में 4-5 साल भी लगा दिए, पेपर्स भी पास नहीं हो रहे, डिग्री भी कोई नहीं की, तो अब क्या करें। तो उन ऐसे स्टूडेंट्स को भी इस तरह की फर्म्स इजीली रख लेती हैं। उसका मकसद ये है कि सीए का नाम ही काफ़ी है कि अगर कोई स्टूडेंट जाके कहे ना किसी फर्म को कि यार मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और मेरे सीए इंटर के इतने पेपर पास हुए हैं, ठीक है, तो वो उसको कंसीडर करते हैं। तो मैं अक्सर गाइड करता हूँ, जो स्टूडेंट्स देख रहे हो, लाइव देख रहे हो या बाद में रिकॉर्डेड देखें, सीए के वो स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं, उनको लग रहा है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई, मायूस हो गए, होते हैं। सीए में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सुसाइडल थॉट्स तक चले जाते हैं, ठीक है, इतने मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये वाली चीज़ें सीखें, इस तरह की फर्म्स में जाएं और अपना कैरियर बनाएं, ठीक है। ऐसी भी फर्म्स हैं कि जो यूके और यूएस से कंबाइन दोनों काम करती हैं, जिसमें आपका है कि यूके बेस्ड है वो यूके बेस्ड ही करेगी, अमेरिकन है, या कंबाइन भी कोई करती हैं? होती नहीं है, अच्छा, सिर्फ एक ही है। क्योंकि मैं बंदा एक्सपर्टीज अगर किसी एक्सपीरियंस लेना है, बंदे ने लेट्स सपोज हाँ, अगर लेना है तो दोनों नहीं मतलब लेकिन आराम ना से। ना 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 उसमें ना देखें, पहली तो बात ये ऐसी फर्म्स नहीं होती, ठीक है, एक आधी है बस, ठीक है। ओबॉक्स में तो देते हैं, कनाडा के भी है और यूके के भी है और यूएस के भी है। हाँ, बल्कि ये बात आपने ठीक की है, ओबॉक्स अकाउंटिंग फर्म है, एक ठोकर पे है ना ना, जी सर। वो कनाडा यूके यूएस तीनों को डील कर रहे हैं वो लोग। हाँ, अच्छा किया आपने रिमाइंड करवा दी है। ठोकर न्याज बेग पे उनका ऑफिस है और वो डील कर रहे हैं। और अगर आपने बिल्कुल आप उस तरह की फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ना आपको एक टाइम पे मल्टीपल कंट्रीज पे काम करने दें या ना दें, ये अब उन पे है, ठीक है ना। क्यों, अब फर्म को होगा कि यार अगर मैं अपने एम्प्लॉय को कनाडा टैक्स पे भी लगा दूंगा, यूके पे भी लगा दूंगा, यूएस पे भी लगा दूंगा, तो ये इसकी तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। और अगर मैंने इस एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म अपने साथ लेके चलना है तो मुझे इसको किसी एक चीज़ का जिन बनाना। तो यूजुअली फर्म्स का माइंडसेट ये होता है, ठीक है। लेकिन बात करने पे है, हो सकता है आप कहो कि यार मैं 8 या 9 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करूंगा, 6 घंटे इसका 6 घंटे उसका, तो वो निगोशिएट करने पे है, अगर बात मान जाए तो अच्छा है। उसका नाम है? ओबोक्स उसका नाम है, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत जो है वो फ्रीलांसिंग में जाग जाती है, तो फ्रीलांसिंग में यूजुअली ये होता है कि फ्रीलांसिंग में ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट कंट्रीज़ के क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हो। अगर लेट से फाइवर पे अकाउंट बनाया और फाइवर पे आपकी आईडी चल गई है, रैंक हो गई है, तो फिर तो फाइवर ने तो नहीं देखना, उधर आपको सिर्फ यूके का या यूएस का तो नहीं आएगा, उधर आपको यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, पता नहीं किधर किधर से आएंगे। हाँ,
सबसे ज़्यादा यूएसए के आ रहे होते हैं फाइवर पे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म वहीं का है, इसराइल का है लेकिन बैरल वहीं का है, समझे, ज़्यादा लोग वहाँ पे कस्टमर्स वहीं के हैं। तो लेकिन वहाँ पे कनाडा के भी आ रहे होते हैं, हर जगह के आ रहे होते हैं। तो एज अ फ्रीलांसर जब आप इस तरह के क्लाइंट्स को डील करते हो तो आपको काम आ जाता है, रगड़े खा खा के ना सीख लेते हो आप, एक्सप्लोर कर करके, रिसर्च कर करके काम सीख लेते हो आप। तो मुझे कौन सा आता था पहले दिन, जाहिर है मैं भी आप लोगों की तरह पहले दिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, लेकिन मकसद ये है कि जब मेरी पहली फर्म जो मैंने ज्वाइन की थी तो बड़ी गलतियां की थी मैंने, बड़े ब्लंडर किए थे, ठीक है। तो होता है, जर्नी है भाई हर किसी की, पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप्स हैं जो चढ़ने हैं। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि यूके बेस्ड फर्म में जो सबसे वैल्यूएबल स्किल्स समझे जाते हैं वो वैट रिटर्न प्रिपरेशन और एनुअल अकाउंट्स प्रिपरेशन समझे जाते हैं। उसके बाद फिर एक चीज़ आ जाती है पेरोल। पेरोल अभी मैं यूएस में भी बता रहा था कि पेरोल होता क्या है। पेरोल ये होता है कि जो आप कंपनी एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे करती है उस सैलरी की प्रॉपर कैलकुलेशन होती है वहाँ पे, ठीक है। सैलरी स्लिप हो गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो मिलती है सैलरी स्लिप, जी जी, उसमें उस पर सारी डिटेल, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, हाँ सारी कुछ होती है। हाँ। तो वो तो गवर्नमेंट के लिए है ना, वहाँ पे प्राइवेट के लिए भी है। प्राइवेट कंपनीज को भी प्रॉपर पेरोल फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होके जानी होती हैं। अगेन कुछ हिस्सा एम्प्लॉय की तरफ से, कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर की जेब से। वो यूएसए में भी ऐसे ही है, वो यूके में भी ऐसे ही है। यूएसए में मैंने सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर ये दो नाम लिए थे, यूके में नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं जो आपके पेरोल में से जा रही होती। तो पेरोल की प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। पेरोल अलहदा से एक स्किल है, मैं आप लोगों को पेरोल भी सिखाऊंगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप पेरोल के एक्सपर्ट बनते हो, आपको पता है यूके बेस्ड फर्म्स में स्पेशली पेरोल स्पेशलिस्ट की भी जॉब्स होती हैं, ठीक है, कि मैं पेरोल स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने सिर्फ पेरोल करना, ठीक है। तो पेरोल स्पेशलिस्ट एक अलग बंदा है, अकाउंटेंट बुक कीपर एक अलहदा बंदा है। यूजुअली अकाउंटेंट बुक कीपर वैट रिटर्न्स और एनुअल अकाउंट्स कर रहा होता है, ठीक है, और पेरोल स्पेशलिस्ट का काम है कि उसने पेरोल करना, ठीक है। पेरोल की जॉब्स में एक फ़ायदा ये है कि पेरोल की थोड़ी सी रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। मतलब अगर आप रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो तो पेरोल की काफ़ी मिल जाती हैं आपको, एज़ कम्पेयर टू वैट और एनुअल अकाउंट्स। वैट और एनुअल अकाउंट्स में ज़्यादातर फर्म्स की कोशिश ये होती है कि बंदा फिज़िकली हमारे पास आके काम करे, हमारे जैसे ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, रिमोटली भी पेरोल का काम कर सकते हैं साथ साथ, जैसे आप बता रहे हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, अगेन मैं देखें मेरी आदत है मैं कभी भी ना सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाता, मैं बात करता हूँ कड़वी, चाहे, क्योंकि वो आदत नहीं है, वो मंजन थोड़ी बेच रहे हैं हम। तो ये स्टूडेंट पे है, देखो आप कितनी एफर्ट करते हो, कितना अप्लाई करते हो। अच्छा मज़े की बात बताता हूँ, मुझे आज के दिन में भी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर जॉब नहीं मिल रही, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं ना, कल हमारा सेशन था ना, सेशन से पहले मैं यहाँ SBI सुबह आया, यहाँ से मैंने निकलना था, तो मैं फारिग बैठा हुआ था, मैं वेट कर रहा था, मैंने इंडीड खोला, शुगल में, मैंने कहीं नौकरी नहीं करनी, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं, ऐसे ही मैंने इंडीड खोला, मुझे 2 रिमोट जॉब्स मिली, एक USA की एक UK की, मैंने दोनों पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। कल हमारा सेशन था, कल शाम को ही मुझे इंडीड पे US वाले का मैसेज आ गया, ठीक है, मीटिंग का, कि चलो मीटिंग करते हैं, मैंने आपका जो है ना वो सारा प्रोफाइल देखा है और मुझे अब आपसे कुछ बात करनी है, तो अगर आप अवेलेबल हो तो अपना टाइम बताओ। मैंने नहीं बताया क्यों? क्योंकि मैं अभी भी कभी कभी ये देख रहा होता हूँ कि यार ये जो स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि सर जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैं कभी कभी फारिग टाइम पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर लेता हूँ कि क्या वाकई ऐसा है। तो द पॉइंट इज़ कि अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, अगर आपने अपना CV तगड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, कि CV देख के, वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि CV इस तरह का ना हो कि सिस्टम वैसे ही रिजेक्ट कर दे, ठीक है, कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, सारे रेलिवेंट जो है, तो CV तगड़ा हो, हर चीज़ अगर आप राइट डायरेक्शन में कर रहे हो तो फिर होता है। यार अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे होगे ना तो क्लाइंट मिलेगा ना तो जॉब मिलेगी, सीधी सी बात है। बाद में ये ना कहना कि सर ने तो पता नहीं कोई कहानियाँ सुनाई थी, वो हो नहीं रहा, ठीक है। होता है, सब कुछ होता है अगर राइट डायरेक्शन में जाओगे तो। अच्छा, पेरोल
तीसरी चीज है जो हम इस कोर्स में कर रहे होंगे, एंड द फोर्थ वन इज सेल्फ असेसमेंट्स। सेल्फ असेसमेंट्स क्या होती हैं, किसी को पता है? वैसे नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सेल्फ असेसमेंट उर्दू में क्या कहते हैं सेल्फ असेसमेंट को? ऐसे ही है, अपना मुहासबा। तो सेल्फ असेसमेंट इंडिविजुअल रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट यूजुअली अगेन या तो सेल्फ असेसमेंट अलहदा लोग कर रहे होते हैं, हमेशा ना वैट और एनुअल अकाउंट ये दो चीजें इकट्ठी आती हैं। यूके बेस्ड फर्म में जो बंदा वैट कर रहा है वो एनुअल अकाउंट भी करेगा, पेरोल के लिए अलहदा बंदा होगा, और इसी तरह सेल्फ असेसमेंट्स के लिए अलहदा बंदा होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए, हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एनुअल अकाउंट एक ही है, ठीक है। देखिए, एनुअल अकाउंट्स आप बनाते हैं तो एनुअल अकाउंट्स पे कॉर्पोरेशन टैक्स अप्लाई होता है। तो मैंने ये बताया था शुरू में कि जब भी आप एनुअल अकाउंट का वर्ड सुनेंगे तो साथ में कॉर्पोरेशन टैक्स खुद ही आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो वैट रिटर्न एनुअल अकाउंट्स का एक बंदा, पेरोल का एक बंदा, सेल्फ असेसमेंट्स का एक बंदा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? आप कह रहे थे कि मैं एक फर्म में जाऊं, मैं उनको कहूं मुझे यूके का भी दो, मुझे कनाडा का भी दो, मुझे यूएस का दो। आप खाली यूके बेस्ड फर्म्स को ही देख लो ना, तो वो कह रहे होते हैं हमारा एक बंदा जो है ना ये पेरोल का है तो ये पेरोल करेगा, ये सेल्फ असेसमेंट का है तो ये सेल्फ असेसमेंट करेगा, ये है तो ये। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा यूके बेस्ड फर्म में ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, उसको सैलरी भी ज़्यादा दी जाती है, लेकिन उसकी खपत भी सही होती है। उसका काम बड़ा करने का, काम खपेगा वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलैक्स जॉब होगी, मज़े होंगे, भाई खपत होगी, कहाँ से ठीक है। कहाँ 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 से फंसाएगा अपना काम? नहीं, ये देखें, ये ऐसे ही है कि अब आप लोग मेरे से सीख रहे हो तो ये तो थोड़ी थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लो यार मेरे से। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि यार मैंने भी तो ये सब किया होगा ना। लेकिन सर इंडिविजुअल में सेल्फ असेसमेंट तो एनुअल की होगी, वो क्वार्टरली चल रही होगी, तो इस हवाले से भी बंदा एक कर सकता है कि वो एक सेल्फ सीज़न वाला हिसाब, हाँ नहीं सीजन में हाँ। वो सीजन ही होता है हाँ। डेफिनेटली जो सेल्फ असेसमेंट ऐसे ही है। हाँ, वो कुछ महीना डेढ़ दो कह लें एंगेजमेंट नहीं होगी। मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इसमें ऐसे बताता हूँ। अच्छा, आप आज क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर है तो परेशान नहीं होना कि फ़र्स्ट लेक्चर का मकसद ये होता है कि हम ये देखें कि हमने इस कोर्स में करना क्या है, क्या क्या हम कर रहे होंगे, और थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाता है ट्रेनर के बारे में और ये सब चीज़ें। ये फिर हिल गई है तो आ जाएं, इसको देखें, ठीक है, जिसमें सारा इंट्रोडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैंने बतानी थी। अच्छा, यूएसए में भी यूके में भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो अब बिफोर फिनिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि मैं इस कोर्स में आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्या क्या। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स को। सबसे पहले आ जाते हैं वैट के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो पहला पोर्शन है वो वैट होने वाला है, तो वैट में आप लोगों का इंटरेस्ट बनेगा। बहुत मज़े की चीज़ है। वैट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि देखें, जितनी भी कंपनीज़ सेल्स कर रही होती हैं, चलें सेल्स को भी छोड़ें, सबसे पहले तो किसी भी कंपनी को वैट रिटर्न फाइल करने के लिए वैट रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? वैट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी स्लाइड पे आएँ और यहाँ पे हमारा वैट वाला पोर्शन कहाँ पे है, ये जनाब, वैट रजिस्ट्रेशन, बिजनेसेस विद टैक्सेबल टर्नओवर एक्सीडिंग द वैट रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड ऑफ 90,000 पाउंड्स मस्ट रजिस्टर फॉर वैट विद HMRC, ठीक है। कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को। अगर आपकी सेल्स रेवेन्यू टर्नओवर वटेवर 90,000 पाउंड तक पहुंच गया है तो फिर आपके लिए लाजमी है आप HMRC के साथ वैट रजिस्टर हो जाएं। जब आप वैट रजिस्टर हो गए तो इसका मतलब यह है कि अब से आपने अपनी सेल्स पे वैट कलेक्ट करना, ठीक है। यूके में जो स्टैंडर्ड वैट रेट है
वो 20%। कितना है? 20%। इट मीन्स कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट 100 पाउंड की है तो आप उस पे 20 पाउंड क्या कलेक्ट करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे। आई थिंक लाइट आने का वेट कर लेते हैं। अब हम वैट रजिस्टर्ड होने की बात कर रहे थे, तो मैंने स्लाइड्स पे जाके आपको दिखाया कि अगर किसी कंपनी की सेल्स 90,000 पाउंड्स पर ईयर तक पहुंच जाएं तो उसके लिए लाजिम है उसने HMRC के साथ रजिस्टर होना है, वैट रजिस्टर होना है। जब वो वैट रजिस्टर हो जाएगा तो इट मीन्स कि उसके पास ये अथॉरिटी आ गई कि वो अब अपने कस्टमर से सेल्स के ऊपर वैट कलेक्ट कर सकता है। जो प्रोडक्ट पहले वो 100 पाउंड की बेच रहा था, अब उस प्रोडक्ट पे वो 100 पाउंड के साथ 20 पाउंड एक्स्ट्रा टैक्स भी कलेक्ट करेगा, वैट कलेक्ट करेगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब जैसे हम सेल्स टैक्स में इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो वैट में भी इनपुट वैट और आउटपुट वैट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, लेट्स से आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ समझने के लिए, कि अगर आपने पूरे क्वार्टर में सिर्फ एक सेल की 100 पाउंड की और उस पर 20% वैट कलेक्ट किया तो टोटल आउटपुट वैट आपका कितना हुआ? 20 पाउंड हुआ। ऐसा ही है फैसल? और आउटपुट वैट कहते हैं कि जो आपने सेल्स पे वैट कलेक्ट किया होता है उसे आउटपुट वैट बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने कोई परचेजेस की या कोई एक्सपेंस किया, कोई बिल पे किया और उस पर आपने वैट पे किया किसी और को, देखो आप वैट रजिस्टर्ड हो, आप अपने कस्टमर से वैट ले रहे हो, तो जब आप किसी वैट रजिस्टर्ड कंपनी के पास कोई चीज़ खरीदने जाओगे या बिल देने जाओगे तो वो भी तो आपसे वैट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आपने लेट्स से 40 पाउंड की आपने 40 पाउंड का कोई एक्सपेंस किया या परचेज किया और उस पर आपने 8 पाउंड जो है वो क्या पे किया? वैट पे किया। ठीक है, तो आपका इनपुट वैट क्या हो जाएगा? 8। तो 20 पाउंड आपने अपने कस्टमर से रिसीव किया है और 8 पाउंड आपने अपने सप्लायर को पे किया है। अब HMRC आपको क्या कहेगा? HMRC कौन है? HMRC आई थिंक मैंने आज के लेक्चर में पहली दफ़ा लफ्ज़ बोला है। जैसे पाकिस्तान में FBR है तो वहाँ पे बोर्ड जो है वो HMRC। ठीक है, अब HMRC जो है वो आपसे ये कहेगा कि यार आपने 20 पाउंड कस्टमर से कलेक्ट किया वैट। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो सेल्स टैक्स कंपनीज कलेक्ट करती हैं ना, वो किसके लिए कर रही होती हैं? गवर्नमेंट के लिए। सेल्स टैक्स उन्होंने अपनी जेब में नहीं डालना होता। अगर मैं एक रेस्टोरेंट हूँ, आप मेरे पास खाना खाने आए हैं, मैं आपसे टैक्स ले रहा हूँ सेल्स टैक्स, तो वो सेल्स टैक्स मैंने अपनी जेब में नहीं डालना, वो मैंने गवर्नमेंट को देना। ठीक है, तो इसी तरह ये जो आउटपुट वैट 20 पाउंड आया है ये HMRC को जाना है, लेकिन HMRC कहेगा कि आप इस 20 में से 8 पाउंड लेस करके मुझे 12 पाउंड दो। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से 8 पाउंड मुझे वैसे ही आ जाना है। क्यों? क्योंकि वो जो 8 पाउंड आपने फलां सप्लायर को पे किया था उसने भी तो मुझे ही देना। बात समझ आई? ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो आपकी आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट का ये जो फॉर्मूला है कि आउटपुट वैट में से इनपुट वैट माइनस कर दो तो आपकी नेट वैट लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो आपकी इस केस में लाइबिलिटी कितनी आ गई? 12 पाउंड की। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझाया और यही है, यकीन करें वैट सिंपल टर्म्स में वैट यही है। थोड़े से इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे इंपोर्ट्स पे क्या सीन होता है, अगर आप यूके में रह के इंपोर्ट्स कर रहे हो तो इंपोर्ट्स पे कैसे वैट एप्लीकेबल होंगे, तो इस तरह की कुछ वैट को लेकर टेक्निकलिटीज़ हैं, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल टर्म्स में वैट सिर्फ इतना ही है। अब क्विक बुक्स और ज़ीरो क्या कर रहे होते हैं? क्विक बुक्स और ज़ीरो में जब आप बुक कीपिंग कर रहे होते हो और अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होते हो
तो क्विक बुक्स आपको सिर्फ एक बटन बताता है कि अच्छा ये सेल आपने रिकॉर्ड की, बताओ इस पर कितने % वैट चार्ज करना है। आप कहते हो 20%, 20%। देखो अगर आप वैट रजिस्टर्ड बिजनेस हो तो सेल्स पे तो आप 20% ही चार्ज करो, क्योंकि आप वैट रजिस्टर्ड हो। वैट तो कलेक्ट आपने करना ही करना है, आपने किसी को नहीं छोड़ना। लेकिन वैट पे किसको करना है? ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूं कि सेल्स पे वैट कलेक्ट तो करना है आपको, हर किसी से करना है, लेकिन आपको पे किसको करना है? देखें, जब आप परचेजेस करने जाते हो या एक्सपेंस करने जाते हो तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन पे वैट नहीं भी होता, ठीक है। तो अब हमने ये भी पढ़ना है आज नहीं मतलब कि आगे आगे अगली क्लास में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने ये भी सीखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वैट अप्लाई नहीं होता, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वैट अप्लाई होता तो है लेकिन 0% होता है। अब ये क्या बात हुई सर, 0% का मतलब तो यही हुआ कि कोई वैट नहीं है, तो ये कोई वैट ना होना या 0% होना, इसमें क्या डिफरेंस है? या कोई चीज़ होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। अब ये क्या बात हुई? एग्जेम्प्ट का भी एक ही मतलब है, स्टूडेंट कहेगा 0% का भी एक ही मतलब है, क्योंकि अब अगर 20 का 0% लगाओगे आना तो 0 ही है ना टैक्स। तो हमने 0 रेट, बिल्कुल। तो हमने ये सीखना है कि 0 रेटेड में और एग्जेम्प्ट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी होती है, क्यों ये चीज़ें बनाई हुई हैं, किन किन चीज़ों पे 0% अप्लाई होता है, किन किन कौन कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं, ठीक है, ये हमने सीखना है आगे। तो देखो सेल्स पे तो आप 20% ले रहे हो, लेकिन जब आप परचेजेस कर रहे हो या एक्सपेंसेस कर रहे हो तो हर परचेज या हर एक्सपेंस पे आप 20% ज़रूरी नहीं है कि पे कर रहे हो। कुछ चीज़ें मैंने बताया एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ चीज़ों पे 0% अप्लाई होता है और कुछ चीज़ों पे वैट होता ही नहीं है, ना 0% होता है ना एग्जेम्प्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। और कुछ चीज़ों पे रिड्यूस्ड वैट होता है 5%, ठीक है, जैसे कि बिजली के बिल, वहाँ पे तो बिजली के बिलों पे वहाँ पे 5% अप्लाई होता है, रिड्यूस्ड रेट। ये बातें याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैट के हवाले से जब आप क्विक बुक्स को बता रहे होते हो कि सेल्स पे तो मेरी सारा 20% लगा दो, परचेजेस पे इन परचेजेस पे 20% लगाओ, इन पे 0% लगाओ, इन ये एग्जाम्प्ट है, इन पे नो VAT कर दो, कुछ भी नहीं है, और ये बिजली के बिल हैं इन पे 5% लगा दो। तो क्विक बुक्स क्या करता है, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो एंड पे आपने क्विक बुक्स के रिपोर्ट सेक्शन पे जाना होता है। ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा सब कुछ, परेशान नहीं होना कि ये सर तो ज़बानी बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो एंड पे आपने क्या करना होता है, क्विक बुक्स के रिपोर्ट सेक्शन पे जाना होता है। यार कल से ये चेयर ही चेंज करा दो, ये बड़ी अजीब सी है, ठीक है। अच्छा, क्विक बुक्स के आपने रिपोर्ट सेक्शन पे जाके वैट रिपोर्ट निकालनी होती है, और वो वैट रिपोर्ट में यही कैलकुलेशन करके आपको दे रहा होता है कि आपका आउटपुट वैट इतना बना, इनपुट वैट इतना बना, और आपकी जो नेट वैट लाइबिलिटी है वो ये है। तो आसान तरीन लफ्ज़ों में वैट सिर्फ यूके में यही है कि जो सेल्स पे आपने वैट कलेक्ट किया माइनस जो परचेजेस या एक्सपेंसेस के टाइम आपने वैट पे किया, उसकी कैलकुलेशन वो नेट होके आपने। अब इसको क्विक बुक्स पे कैसे अप्लाई करना है ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो कल की जो क्लास है उसमें पहले तो मैं वैट की जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई, और इंपोर्ट्स, फिर इंपोर्ट्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद डायरेक्ट हम क्विक बुक्स और ज़ीरो का ओवरव्यू करेंगे कि कैसे क्विक बुक्स में हम वैट चार्ज करके उसकी वैट रिटर्न निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम वैट रिटर्न प्रिपेयर, मुझे लगता है कि ये वीक में हमारा वैट कंप्लीट हो जाएगा। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, तो या तो संडे तक वैट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा या तो 80% हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा वैट कंप्लीट होगा उसके बाद हम चलेंगे एनुअल अकाउंट्स पे, ठीक है। तो एनुअल अकाउंट्स में मैं बताऊंगा कि कैसे जो कंपनी के सालाना खाते होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, फिर प्रॉफिट में क्या चीज़ें माइनस करने की इजाज़त होती है, कौन सी चीज़ें ऐड बैक करनी होती हैं। मतलब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पहले आप एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके होते हो, लेकिन फिर वो आपको थोड़े बहुत रिवर्स करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, और फिर हम कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे। हमारा वैट, एनुअल अकाउंट्स, पेरोल, ये कम टाइम लेगा पूरे कोर्स में,
सबसे ज़्यादा टाइम लेना है सेल्फ असेसमेंट्स में। तो सेल्फ असेसमेंट को मैंने रखा है आखिर में। मैंने जब लास्ट टाइम यूके वैट का कोर्स रिकॉर्ड कराया था तो मैंने सेल्फ असेसमेंट से स्टार्ट किया था, और अभी मुझे लगा कि नहीं, कि आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है उसको एंड पे रख दो, कि ऐसे ना हो कि कोई बोर हो जाए, कि वो कहे कि यार सेल्फ असेसमेंट ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट के रूल्स रेगुलेशन बहुत लंबे, बहुत ज़्यादा। तो वही बात अगेन, अगर आप किताब भी उठा के देखें यूके टेक्स की, तो उसमें जो सेल्फ असेसमेंट वाला पोर्शन है उसके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने स्मार्ट तरीके से चलना है। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा डिमांड पे के हवाले से किसकी है, एनुअल अकाउंट्स और वैट की, तो हम क्यों ना वही पहले सीख लें, ठीक है, कि हमें वैट और एनुअल अकाउंट्स पहले आ जाएँ, उसका स्कोप भी अच्छा है, उसकी पे भी अच्छी है, फिर हम पेरोल स्पेशलिस्ट भी बन जाएँ, फिर हम एंड पे चलें सेल्फ असेसमेंट की तरफ, जो प्रॉपर एक एक्सपर्टीज़ मांगता है आपसे, और प्रॉपर चीज़ों को पढ़ना, डिटेल से रूल्स को समझना, किस किस केस में क्या रूल अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ें आपसे रिक्वायर करता है। तो ये इस तरीके से हम कोर्स को लेके चल रहे होंगे। आज के सिर्फ मैं यूके टैक्स वालों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, बाकी मैंने किसी कोर्स में कोई असाइनमेंट नहीं दी। यूके वालों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट ये है कि उन्होंने ये जो हमारा लेक्चर 1 की स्लाइड्स हैं, इनको सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना, ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ के ये नहीं कहना सर ये तो समझ ही नहीं आ रही सर ये फलानी चीज़ नहीं समझ आ रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पढ़ लेना बस, ठीक है। कल के लेक्चर का एजेंडा ये होगा कि ये जो स्लाइड है जो आज हमने डिस्कस नहीं की, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, हम वैट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम क्विक बुक्स को भी कल ही स्टार्ट कर देंगे, वरना फिर क्विक बुक संडे पे जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।